हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 6 जो कि विस्तार बुक से लिया गया है। और गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो चेक कर लीजिएगा, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस, चलते हैं हम चैप्टर नंबर 6 की ओर, जो कि विस्तार बुक से लिया गया है। अबाउट ऑथर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा बर्थ के बारे में। सुजैन हिल्स वॉज बोर्न ऑन February 5th 1942, यानी जो सुजैन का जो जन्म है 19 Feb यानी 5 फरवरी 1942 को इनका बॉर्न हुआ। इन कहां पर हुआ? स्कारबोरो। कहां पर? स्कारबोरो, नॉर्थ यॉर्कशायर। यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुआ। कहां जन्म हुआ? सुजैन हिल का जन्म 5 फरवरी 1942 को स्कारबोरो, नॉर्थ यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था। अब इनके जो फेमस वर्क की बात करें तो फेमस वर्क, हर मोस्ट फेमस वर्क, फेमस नॉवेल इज द वुमेन इन ब्लैक। तो सबसे इनका जो फेमस वर्क रहा, उनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास द वुमन इन ब्लैक, जो कि 1983, a gothic horror story that has been adapted into a successful stage play and film। अब जो एक गॉथिक डरावनी कहानी है जिसे एक सफल मंच नाटक और फिल्म में रूपांतरित किया गया है। अब बात करते हैं इनके अवार्ड्स की, तो अवार्ड के बारे में देखते हैं गाइस। शी हैज रिसीव्ड several awards for her work, including the Whitbread Book Awards, now known as the Costa Book Awards, for I Am the King of the Castle 1970 and the Somerset Maugham Awards for the Bird of Night 1972। तो गाइज, इन्होंने जो अवार्ड गॉट किए हैं, तो सबसे पहले हम देखें कि उन्हें अपने काम के लिए कई पुरस्कार मिले। क्या मिले हैं? कई पुरस्कार मिले हैं। एक तो आई एम द किंग ऑफ द कैसल जो कि 1970, और एंड समरसेट में जो मिला है द बर्ड ऑफ द नाइट 1972। तो देखते हैं उन्हें अपने काम के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें आई एम द किंग ऑफ द कैसल जो कि 1970 के लिए व्हीटब्रेड बुक अवार्ड, जिसे अब कोस्टा बुक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। मतलब जो व्हीट ब्रेड बुक अवार्ड, जिसे अब किसके नाम से जाना जाता है? कोस्टा बुक जो दे रखा है यहां पर, कोस्टा बुक के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टैंड? एंड इसमें द बर्ड ऑफ नाइट जो दे रखा है, द बर्ड ऑफ नाइट जो कि 1972 के लिए है, जो समरसेट मौघम अवार्ड शामिल है। ये जो समरसेट मौघम अवार्ड इसके अंदर इन्वॉल्व है। बात करते हैं इसके जो कि ब्रिटिश ऑथर है। कौन है? ये ब्रिटिश ऑथर है सुजैन। सुजैन हिल बोर्न 1947 इज द नोटेबल ब्रिटिश राइटर्स नोन फॉर हर नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेज। जो सुजैन हिल्स है वो जन्म 1942, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका है जो अपने उपन्यास और शॉर्ट स्टोरीज और जो प्ले हैं के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस इनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। तो देखते हैं इनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सी अटेंडेड किंग्स कॉलेज लंदन। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन में शिक्षा प्राप्त की, वेयर शी स्टडीज इंग्लिश एंड द लेटर वेंट ऑन द बिकम प्रोमिनेंट फिगर इन द लिटरेरी वर्ल्ड। और जहां उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन किया और बाद में साहित्य जगत में एक प्रमुख हस्ती बन गई। तो बात करते हैं इनके लिटरेरी इन्फ्लुएंस की, जो साहित्य प्रभाव इनके ऊपर पड़ा उसके बारे में। सुजैन हिल्स वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग नरेटिव वॉइस एंड एबिलिटी टू इवॉक atmosphere, making her the significant figure in the contemporary British literature। अब गाइस, इसमें बता दें कि जो सुजैन हिल है के काम को मान्यता प्राप्त है और अपनी सशक्त कथात्मक आवाज और वातावरण को जागृत करने की क्षमता के कारण वे समकालीन ब्रिटिश साहित्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई। बात करते हैं इनके प्ले राइटिंग के बारे में गाइस। तो प्ले राइटिंग यानी नाटक जो लेखन है, इनके बारे में देख लेते हैं। In addition to her novels, Susan Hills has written plays including adaptations of her own works and the original piece। अपने उपन्यास जो कि उन्होंने अपने जो उपन्यासों के अतिरिक्त सुजैन हिल ने नाटक भी लिखे, जिनमें उनकी अपनी रचनाओं के रूपांतरण और मूल रचनाएं भी शामिल हैं। बात करते हैं इनके सीरीज वर्क, जो कि इनकी जो वर्क थे यानी श्रृंखलागत जो कि उन्होंने कार्य किए। हिल्स इज ऑल्सो नोन, अब ये जहां हिल्स को एक क्राइम यानी जासूस साइमन सेरेरल पर आधारित अपराध कथा श्रृंखला के लिए जाना जाता है। किसके आधार पर? जो कि डिटेक्टिव सेरेरल, यहां पर सिमन सेरेरल पर एक आधारित अपराध का या कथा श्रृंखला के लिए इन्हें जाना जाता है। स्टार्टिंग विथ द वेरियस हॉन्ट्स ऑफ मैन
और जिनकी शुरुआत द वॉरियर हंट्स ऑफ मैन 2004 से हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट अब इंट्रोडक्शंस के बारे में जो कि चैप्टर से रिलेट हैं। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ऑन दी फेस ऑफ इट, जो कि चैप्टर का नाम है ऑन दी फेस ऑफ इट, जो कि सुजान हिल्स के द्वारा लिखा गया। इज अ प्ले बाय सुजान हिल featured in the class 12th Vistas books, which explore a theme of the loneliness, prejudice, and the healing power of the friendship. देखिए गाइस, इसमें ऑन द फेस ऑफ द जो इट सुजान हील द्वारा लिखा गया एक नाटक है जो क्लास 12th विस्टास बुक में शामिल है, जो अकेलेपन के पूर्वाग्रह और दोस्ती की उप रचनात्मक शक्ति के विषयों की खोज करता है। द प्ले सेंटर्स अराउंड टू मैन कैरेक्टर्स। अब इसके अंदर जो बताया है कि नाटक दो मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है यानी घूमता है। फर्स्ट, मिस्टर लैम, an elderly man with a prosthetic leg, and Derry, the young boy with a facial scare from an acid burn. देखिए गाइस, इसमें दो लोग हैं, दो मुख्य पात्र हैं। जो स्टोरी पूरी जो नाटक है पूरी दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तो मिस्टर लैम और एक कृत्रिम पैर वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति, और डेरी एक युवा लड़का जिसके चेहरे पर एसिड से जले या जलने का निशान है। आई होप आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, इस पिक्चर से आप जज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। द स्टोरी बिगेन्स विथ डेरी। जो स्टोरी है वो कहां से स्टार्ट होती है? कहानी की शुरुआत डेरी नामक एक लड़के से होती है। अ बॉय हु फील्स आइसोलेटेड एंड जज्ड बिकॉज ऑफ हिज स्केयर स्टम्बलिंग इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन। अब जो अपने निशान की वजह से अलग थलग और आलोचना महसूस करता है एंड वह मिस्टर लेम के बगीचे में ठोकर खाता है। डेरी इज एंग्री, bitter, and the defensive, believing that people only see his scare and feel sorry for him. डेरी क्रोधित और कड़वा और रक्षात्मक, और उसका मानना है कि लोग केवल उसके निशान को देखते हैं और उसके लिए तरस खाते हैं। He avoids social interactions and has lost faith in forming relationships due to the constant negative reactions the receive from other. होता क्या है गाइस कि वह सामाजिक मेलजोल से बचता है और दूसरों से लगातार नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के कारण उसने रिश्ते बनाने में विश्वास खो दिया है। देखिए गाइस, क्या होता है कि जब आधा अर्ध जो फेस है उसका जला हुआ है, तो कोई भी एक ऐसे जले हुए फेस को जब देखता है तो उसको घृणा होती है, वो अवॉइड करते हैं। तो वो इन लोगों से सभी से क्या है बहुत दूर रहना चाहता है, रिश्ते बनाने में विश्वास वो बिल्कुल खो देता है। मिस्टर लेम ऑन द अदर हैंड्स इज द ऑप्टिमिस्टिक्स डिस्पाइट हिज द डिसेबिलिटी। देखो दूसरी ओर जो श्री लेम है अपनी विकलांगता के बावजूद आशावादी है। वो ऑप्टिमिस्टिक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है पैसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, लेकिन यहाँ ऑप्टिमिस्टिक की बात हो रही है तो आशावादी। मतलब दूसरी ओर श्री लेम अपनी विकलांगता के बावजूद आशावादी है, मतलब वो पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं। ही हैज द लर्नेड टू लिव विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द वे पीपल ट्रीट हिम बिकॉज ऑफ हिज आर्टिफिशियल लैग। अब क्या है गाइस, उन्होंने कृत्रिम पैर के कारण लोगों के व्यवहार से प्रभावित हुए बिना जीना सीख लिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि लोग उन्हें ताने मारेंगे कि यार भाई ये हैंडीकैप्ड है, ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनको अपनी मतलब लोगों के जो लोग उन्हें कुछ कहेंगे तो उन्होंने उस चीज को अपने आप में ऑब्जर्व कर लिया है कि भाई मुझे उनको जीना आ गया है कि भाई कोई कुछ कहे मुझे उसका कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा। मिस्टर लैम बिलीव्स इन एक्सेप्टिंग लाइफ एज इट कम्स एंड ट्राइज टू इंस्टिल द सेम एटीट्यूड इन डेरी। श्री लेम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करने में विश्वास करते हैं और डेरी में भी यही रवैया डालने की कोशिश करते हैं। He encourages Derry to stop feeling sorry for himself and not to let his physical appearance dictate his self-worth or limit his the potential. वह डेरी को खुद के लिए खेद महसूस करना बंद करने और अपने शारीरिक बनावट को अपने आत्म मूल्य को निर्धारित ना करने या अपनी क्षमता को सीमित ना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। As the two characters converse, Mr. Lamb shares his philosophy of life, focusing on the beauty of nature and the importance of the staying open the new experience. जब दोनों पात्र आपस में बातचीत करते हैं तो श्री लेम अपने जीवन दर्शन को साझा करते हैं जो प्रकृति की सुंदरता और नए अनुभव के लिए खुले रहने का महत्व पर केंद्रित है। आई होप इस पिक्चर से आप जज कर पा रहे हैं। He lives a life full of the positivity, never closing his doors or windows to the outside world.
वह सकारात्मकता से भरा जीवन जीते हैं, कभी भी बाहरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे या खिड़कियां बंद नहीं करते हैं। सिंबलाइजिंग हिज ओपननेस टू लाइफ एंड पीपल, जीवन और लोगों के प्रति उनके खुलेपन का प्रतीक है। डेरी ग्रेजुअली बिगिंस to open up to Mr. Lam, realizing that his scares do not define who he is. डेरी धीरे धीरे मिस्टर लेम के सामने खुलने लगता है और उसे एहसास होता है कि उसके दाग उसे परिभाषित नहीं करते हैं कि वह कौन है। The conversations has a profound impact on Derry. बातचीत का डेरी पर गहरा असर होता है। Offering him the phrase perspectives on life, जिससे उसे जीवन के बारे में एक नया नजरिया मिलता है। मिस्टर लेम्स wisdom help Derry see that his physically appearance shouldn't control his happiness or the way he engages with others. श्री लेम की बुद्धिमत्ता डेरी को यहां समझने में मदद करती है कि उसकी शारीरिक बनावट को उसकी खुशी या दूसरों के साथ उसके व्यवहार को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। द प्ले एंड ऑन अ ट्रेजिक नोट, नाटक का अंत दुखद है। डेरी आफ्टर ब्रीफली leaving to inform his mother about his the decisions to the return to Mr. Lamb's garden, comes back only to find that Mr. Lamb has fallen from the ladder and died. डेरी अपनी मां को श्री लेम के बगीचे में वापस जाने के अपने निर्णय के बारे में बताने के लिए कुछ समय के लिए बाहर जाता है, लेकिन वापस आकर पाता है कि श्री लेम सीढ़ी से गिरकर मर गए हैं। This ending highlights the fleeting nature of life and underscores the importance of living fully and embracing new friendships while we can. यह अंत जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को उजागर करता है और पूरी तरह से जीने और नई दोस्ती को अपनाने के महत्व को रेखांकित करता है। तो गाइस, आपको इस नाटक से यह पता चला होगा कि किसी का भी फेस कैसा हो लेकिन उसे अंदर से जज नहीं किया जाता है। तो कभी भी हमें किसी का फेस देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए उस बच्चे का फेस यदि हाफ जला हुआ था लेकिन वो अपने आप में गिल्टी फील करता था क्योंकि लोग उसे अवॉइड करते थे, क्योंकि किसी का भी फेस थोड़ा आधा जला होता है तो सामने वाले को थोड़ा खींग आने लगता है, वो अवॉइड करने लगता है। एज इट इज डेरी भी यही फील करता था, लेकिन जब वो मिस्टर लैम से मिला और मिस्टर लैम भी खुद एक लेग अपने लेग से, वो लैम मतलब एक हैंडीकैप थे, लेकिन उन्होंने डेरी को पूरी तरीके से समझाया और डेरी को जैसे ही उन्होंने नेचर से कंपैरिजन करते हुए बताया तो डेरी को सारी बातें समझ में आ गई और वो बहुत खुश हुआ और डेरी ने पूरी मिस्टर लैम की बातों को सुना और समझा और फॉलो करना स्टार्ट किया क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास हो गया। तो एज इट इज इस कहानी का सार यही है कि पूरी तरह से जीने और नई दोस्ती को अपनाने के महत्व को रेखांकित ये करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।